Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we're going to discuss some important and tough GA Advanced PYQs from Circle chapter. तो इस वाली वीडियो में हम GA Advanced के कुछ PYQs डिस्कस करने वाले हैं। इन PYQs को सॉल्व करने से आपको कुछ आइडियाज़ मिलेगी, कुछ टेक्निक्स मिलेगी जिनको आप उन क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं जो आपके GA Advanced 2026 में आने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम IIT JEE 2021 पेपर 1 ऑनलाइन। क्या कहते हैं? कंसिडर अ ट्रायंगल डेल्टा हुज टू साइड्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस और दूसरी लाइन है x plus y plus 1 is equals to 0. If the ortho center of the triangle is 1, 1, then the equation of the circle passing through the vertices of triangle is. ठीक है, तो क्या कहते हैं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है डेल्टा मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके जो दो साइड्स हैं, पहली साइड मुझे एक्स एक्सिस दे रखी है और दूसरी साइड y plus 1 is equals to 0 इस फॉर्म में दे रखी है। इतनी मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। फिर क्या कहते हैं कि इसका ऑर्थो सेंटर 1, 1 है। अब मुझे बता दो उस सर्किल की इक्वेशन जो इसके वर्टिसेस से पास करे। अब कैसे करेगी वो देखते हैं। पहली चीज़ तो एक साइड इसकी एक्स एक्सिस होगी और दूसरी साइड मुझे ये दे रखी है, ठीक है। मुझे इसकी पहली साइड पता चल गई, दूसरी साइड पता चल गई। मान लेते हैं कि इस तरह से एक तीसरी साइड भी है, ठीक है। तो फिर ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो इस पे जो भी पॉइंट होगी वो a,0 के फॉर्म में होगी। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास एक लाइन आ गई, ये a,0 ये b,0। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को अज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट a,0 ये पॉइंट b,0। फिर ये जो मेरे पास लाइन है, ये मेरे पास लाइन x plus y plus 1 is equal to 0 की फॉर्म की है। तो मतलब कि इस पे जो भी पॉइंट होगा वो इस फॉर्म का होगा c, जहाँ और y मेरे पास -c -1 इस तरह से आ जाएगा। तो मुझे क्या पता चल गया? मुझे ये पता चल गया कि पहली लाइन मेरे पास ये होगी x एक्सिस, दूसरी y एक्सिस। इस वाले पॉइंट को मैंने c -1 इस ये वाला पॉइंट पता चल गया। ये मेरे पास b,0 और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं एक्चुअली फाइंड आउट कर सकता हूँ। रीज़न क्या है? क्योंकि इस पे भी लाई करते हैं और इस पे भी लाई करते हैं। एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं y 0 हो जाएगा और मेरे पास x -1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू -1 होगी। तो -1, 0 एक कोऑर्डिनेट पता चल गया, बाकी दो मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म में पता चल गया। अब मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को निकालूंगा कैसे? निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? ऑर्थो सेंटर की हेल्प लेनी होगी कि ऑर्थो सेंटर इसका 1, 1 है। अब अगर इसका ऑर्थो सेंटर 1, 1 है तो इससे मुझे क्या पता चलता है? इससे मुझे ये पता चलता है कि 0, 0, 1, 1 इस लाइन को इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। अगर परपेंडिकुलर होना पड़ेगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप देख लेते हैं, 1 - 0 1 और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। तो इसका स्लोप मेरे पास 2 आ गया इनटू इसे -1 होना है। इसका स्लोप क्या आएगा? दिस माइनस इज c+1 और इसको इसमें से माइनस कर दो b - c। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ गई, वो क्या होगी कि c+1 बराबर 2b - 2c। इसको इस साइड ले जाओ, 2b इज इक्वल टू 3c+1। तो मेरे पास एक फर्स्ट रिलेशन आ गया। सेकेंड रिलेशन मुझे कहाँ से मिलेगा? वो मुझे यहाँ से मिलेगा कि ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को दोनों को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, ठीक है। अब इस वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप मेरे पास क्या होता है? 0। तो इसका मेरे पास स्लोप 0 है, ठीक है। और अगर इस लाइन को इससे परपेंडिकुलर होना है, तो फिर एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये इससे परपेंडिकुलर है। तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। मतलब कि अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब कि यहाँ पर इसका 1, 1, तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा। तो इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका? c। तो c = 1 मुझे मिल गया। c = 1 है तो इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2 मेरे पास b की वैल्यू 2 आ गई। तो मुझे b पता चल गया, b 2 है, c 1 है। तो इस ये वाला पॉइंट मेरे पास आ गया 2, 0। ये था मेरे पास -1, 0 और ये मेरे पास आ गया 1, यहाँ पर पुट कर दो 1, -2। तो मुझे तीनों पॉइंट्स पता चल चुके हैं। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन तीनों वर्टिसेस से पास करते हैं। अब वो फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है। करना क्या है? इसकी जो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fy = c। इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं g, f और c। अब तीनों पैरामीटर्स में फाइंड आउट कर सकते हो कैसे? क्योंकि मुझे 3 पॉइंट्स पता है। तो आप क्या कर सकते हो? इन तीनों पॉइंट्स को इस सर्कल में सब्स्टिट्यूट करो। इस तरह से आप
इस जो भी सर्कल है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। इसके आगे आपको करना है, क्योंकि इसके आगे सिर्फ सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, IIT JEE 2019 पेपर 1 ऑफलाइन, a line y is equals to mx plus 1 intersect the circle x minus 3 का square plus y plus 2 का square is equals to 25 at points p and q. If the midpoint of the line segment pq has a x coordinate minus 3/5, then which of the following options is correct? अब जो भी ऑप्शन है उसमें y जो मेरे पास m एक पैरामीटर उसकी रेंज दे रखी है कि m किस रेंज में होगा, ठीक है। तो बस मुझे रेंज फाइंड आउट करनी है कि m की रेंज क्या है, किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, इस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। इसका सेंटर क्या होगा, 3, -2 और रेडियस 5। तो ये मेरे पास सर्कल बन गया। फिर एक लाइन है y इज इक्वल टू mx + 1, इसे 2 पॉइंट्स पे कट करिए, p और q, ठीक है। इतनी मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन है। और साथ में जो मेरे पास p एंड q दोनों का मिड पॉइंट मेरे पास गिवन है, जिसका x कोऑर्डिनेट -3/5 है, उसका मैं y कोऑर्डिनेट a एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है कि m किस रेंज में होगा। वो कैसे फाइंड आउट करेगी, इसके लिए मुझे क्या करना है, तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर मुझे इसका x कोऑर्डिनेट पता है तो मैं y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकता हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि मेरे पास जो पॉइंट है, मतलब p और q का जो मिड पॉइंट है वो इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट -3/5 है तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो -3/5 इंटू m+1 इस फॉर्म का आ जाएगा। तो ये मुझे मिड पॉइंट पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि अगर मैं इसके सेंटर को O एज्यूम कर लेता हूँ तो MO इसे परपेंडिकुलर होना होगा हमेशा PQ से। रीज़न क्या है, क्योंकि मिड पॉइंट और ओरिजिन को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, मिड पॉइंट और सेंटर को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो फिर उसे जो कॉर्ड से परपेंडिकुलर होना होता है, ठीक है। अब दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, ठीक है। PQ का स्लोप क्या, PQ का स्लोप m है इंटू MO का स्लोप क्या होगा। MO का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास ओरिजिन ये दे रखे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 -3/5 m डिवाइड बाय, इसे यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, -3/5 -3, इसको -1 के बराबर होना होगा, ठीक है। अब जैसे ही इसे मैं दोनों का सब्ट्रैक्ट करूँगा, -3 इंटू 5 -15, ऐड किया -18/5, ऊपर 3/5 m इंटू m। अब ऊपर नीचे से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 1 -1/5 डिवाइड बाई 3 माइनस किया -6 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 6/5 को उधर ले जाओ, m इंटू दिस इज इक्वल टू 6/5। 5 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 6। अब जैसे यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खोल दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m² दिस इज इक्वल टू 6, m² -5m + 6 इज इक्वल टू 0। इसको मैं फैक्टराइज कर देता हूँ, -2 -3, तो फिर मेरे पास m की 2 वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास m की 2 वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3, और ये इसका सोल्यूशन है। तो हमने सिंपल क्या किया, मेरे पास क्या दे रखा था कि p और q का मिड पॉइंट जो है उसका मेरे पास x कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो फिर मुझे अगर x कोऑर्डिनेट पता है तो मैं y कोऑर्डिनेट अपने आप फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझे y कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब जो मिड पॉइंट है और अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर दूँ तो उसे कॉर्ड से परपेंडिकुलर होना होता है। तो इस कंडीशन को मैंने अप्लाई किया, तो PQ और MO दोनों को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, मतलब कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इस तरह से मुझे m की वैल्यू पता चल गई कि m जो है 2 के बराबर होगा या फिर 3 के बराबर होगा। 2 सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, JEE एडवांस 2021 पेपर 2 ऑनलाइन। क्या कहता है, लेट m इज इक्वल टू x, y बिलोंग्स टू रियल्स क्रॉस रियल सच दैट x² + y² इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू r²। अब अगर इसे सिंपल वर्ड्स में गया तो ये एक रीजन है, सर्कुलर रीजन, है सच दैट इसका सेंटर 0,0 है और रेडियस r, ठीक है। और इस रीजन को मैंने m डिनोट कर दिया, और क्वेश्चन के आगे r की वैल्यू भी दे रखी है कि r जो 1025 डिवाइड बाई 513 के बराबर। तो r की वैल्यू दे रखी है और मेरे पास एक सर्कुलर रीजन गिवन है। अब इस सर्कुलर रीजन के अंदर इसका इनसाइड भी आएगा और इसका सर्कमफ्रेंस भी आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट an डिनोट द
कंसिडर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए एन इज इक्वल टू 1/2 to the power n-1। तो मैंने एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी है ए एन इज इक्वल टू 1/2 to the power n-1। फिर क्या है, लेट एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो फिर अगर मैं इसके फर्स्ट एन टर्म्स का सम देखूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए ऑफ 1 - rn डिवाइड बाय 1 - r इसके बराबर ही होगा। अब जैसे ही इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो बराबर हो जाएगी 2 × 1 - 2 the power n-1। सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको जैसे यहाँ पुट किया तो इसकी फर्स्ट सम सबसे पहले देख लो। फर्स्ट सम जैसे n = 1 किया तो 1/1 मेरे पास 1 आ गई, तो फर्स्ट सम इसकी 1 होगी। 1 - r 1/2 के बराबर 1 - प्लस। तो सॉल्व करने पे इसकी जो मेरे पास सम आएगा वो ट्वाइस ऑफ 1 - 2 to the power n, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो एस ऑफ एन मुझे पता चल गया। फिर क्या कहता है, लेट सी एन डिनोट्स अ सर्कल विद सेंटर एस ऑफ एन -1, 0 एंड रेडियस आर है। तो सी ऑफ एन क्या है, उन सारे सर्कल्स का सेट है जिसका जो रेडियस है ए एन है और जो इसका सेंटर है एस एन -1 है। ठीक है, सिमिलरली एक और सेट दे रखा है डी एन वो वाले सर्कल्स है जिसका रेडियस जो है ए एन है, लेकिन उनका सेंटर क्या है, सेंटर एस एन -1, एस एन -1 है। तो सेंटर उनका एस एन -1, एस एन -1 है और रेडियस ए एन है। ठीक है, मुझे सी एन डिफाइंड है और डी एन डिफाइंड, दोनों सर्कल्स के सेट है। फिर क्या कहता है, लेट के विद, ये मुझे आर की वैल्यू दे रखी है, लेट के विद द नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल्स सी एन दैट आर इनसाइड एम। मतलब कि जो मेरे पास एक सर्कुलर रीजन दे रखा है एम, उसके अंदर जितने भी सी एन सर्कल्स आते हैं उनके नंबर को मैं के अज्यूम कर लेता हूँ। अब इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये देखो, अगर मेरे पास जो सर्कल्स है सी एन, सेंटर ये और रेडियस मेरे पास ये दे रखे, अगर इन सारे सर्कल्स को एम के अंदर आना है, अगर इस सारे सर्कल्स के एम के अंदर इनसाइड होना है, तो इसके लिए क्या होना होगा, एस ऑफ एन -1 प्लस ए एन, इसको हमेशा आर से छोटा होना होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी जो है ये सर्कल्स इस सर्कल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, मतलब उसके अंदर लाई करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब एस ऑफ एन -1 प्लस ए ऑफ एन, ये मेरे पास एस ऑफ एन ही बन गया, शुड बी लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है, तो मेरे पास जो फाइनल कंडीशन आई वो मेरे पास आ गई कि एस ऑफ एन आर से छोटा होना चाहिए। एस ऑफ एन मुझे पता है कि एस ऑफ एन के ट्वाइस ऑफ 1 - 2 to the power n, और आर भी मुझे पता है दिस डिवाइड बाय 513। ठीक है, इसको डिवाइड में ले जाओ, 1025 डिवाइड बाय 1026। ठीक है, इसको अगर मैं इससे ले जाऊँ, इसको इससे ले जाते हैं तो मेरे पास आके 1/1026 इज ऑलवेज लेस देन 1/2 to the power n। अब बोथ साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, तो फिर दिस 2 to the power n शुड ऑलवेज लेस देन 1026। और अगर मैं इस कंडीशन को देखता हूँ, अगर मैं इस इनइक्वालिटी को देखता हूँ, तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि n को हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब n को अगर हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 10 सर्कल्स एग्जिस्ट करते हैं सच दैट वो जो सारे सर्कल्स हैं वो m रीजन के अंदर लाई करेंगे, और वही उसी मैंने k एज्यूम किया था, तो k की वैल्यू मुझे 10 मिल गई। ठीक है, k की वैल्यू मुझे 10 मिल गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर क्या दे रखा है, लेट आई बी द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सर्कल्स अमंग दिस के सर्कल्स, जो कि अब 10 सर्कल्स हैं, सच दैट नो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये क्या कह रहा है, मान लेते हैं आई वो नंबर ऑफ सर्कल्स है सच दैट वो सारे सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब ये चीज़ देखो कि जो मेरे पास 10 सर्कल्स है, इसमें से कॉन्जुगेटिव सर्कल्स अगर मैं हटा दूँ तो जो अल्टरनेटिव सर्कल्स होगी वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर 5 सर्कल्स का मैं ग्रुप बना सकता हूँ, C1, C3, C5, इस तरह से C9 तक जाएगा, और C2, C4, C6, C8, C10, इस तरह से मेरे पास 5 सर्कल्स के ग्रुप बन गए जो कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी क्योंकि अल्टरनेट सर्कल्स है। अब यहाँ से मुझे पता चल गया क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो फिर I = 5 जो है ये मेरे पास आ गया मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सर्कल्स इन के सर्कल्स में से जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब फिर लास्ट में मुझे क्या दिया हुआ है, देन मेरे पास यहाँ पर कंडीशंस दे रखी। कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन है k + 2l = 22, 2k + l = 26,
2k प्लस 3l इज इक्वल टू 34 और 3k प्लस 2l इज इक्वल टू 40। अब ये मुझे 4 कंडीशंस दे रखी है, तो इसमें से कौन सी सेटिस्फाई हो रही है वो देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, जैसे मैं k इज इक्वल टू 10 करता हूँ तो 10 प्लस 10 वो मेरे पास 20 हो जाएगा, यहाँ पर 22, तो फर्स्ट कंडीशन ये। सेकेंड कंडीशन, ट्वाइस ऑफ k 20 प्लस l मेरे पास क्या है 5 तो 25, लेकिन ये 26 है, तो सेकेंड कंडीशन भी नहीं। थर्ड कंडीशन, ट्वाइस ऑफ k 20 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आगे 15, 20 प्लस 15 35 होना चाहिए, 34 नहीं, तो फिर ऊपर के तीनों कंडीशंस नहीं है, तो लास्ट कंडीशन मेरे पास आंसर हो जाएगी। आप पुट करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर क्या करना था, सबसे पहले मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी थी, उसका सम हमने फाइंड आउट किया। फिर हमने इस कंडीशन को यूज़ किया कि अगर सारे सीन सर्कल्स को m रीजन में लाया करना है तो फिर s ऑफ n माइनस 1 प्लस an को हमेशा r से छोटा होना पड़ेगा। इसको हमें सॉल्व करने पर पता चलेगा कि k की वैल्यू 10 है। फिर उसके बाद हमने एक और लॉजिक यूज़ किया कि जो सारे सर्कल्स हैं 10 सर्कल्स है उसमें से अल्टरनेट सर्कल्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसलिए हमें पता चला कि i की वैल्यू या फिर कह लो l की वैल्यू, कंफर्म नहीं कि यहाँ पर i है या फिर l है, तो जो l की वैल्यू है वो 5 के बराबर हो जाएगी। तो दोनों की वैल्यूज़ पता चल गई, वहाँ से हमने ऑप्शन में देख लिया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, जो कि लास्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, जे एडवांस 2018 पेपर 1 ऑफलाइन। क्या कहता है, लेट एस बी द सर्कल इन एक्स वाई प्लेन डिफाइंड बाय इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो मेरे पास सर्कल डिफाइंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4, उसकी इक्वेशन है। फिर क्या है, लेट E1 and E2 and F1 F2 be the chords of S passing through the point P नॉट 1,1। तो यहाँ पर पहले से ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गई, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास इस तरह से सर्कल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास आ गया 0,0। ये क्या कहता है, 1,1 मेरे पास इससे ही रह जाएगा, ठीक है, P नॉट 1,1। ये क्या कहता है, लेट E1 and E2 and F1 F2 be the chords of S passing through this point parallel to x axis and y axis। मतलब कि E1 E2 वो वाली कॉर्ड है जो इस पॉइंट से पास करी और x एक्सिस से पैरेलल, ये x एक्सिस से पैरेलल है, और F1 F2 वो वाली कॉर्ड है जो y एक्सिस से पैरेलल है और इस पॉइंट से पास करी। मतलब कि E1 E2 मेरे पास इस तरह से आ जाएगा और F1 F2 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर लेट G1 and G2 be the chords of circle passing through this। इसी पॉइंट से एक और कॉर्ड पास करिए हैविंग अ स्लोप ऑफ -1। अगर इसका स्लोप -1 तो इस तरह से लाइन बनेगी, ठीक है। ये बस आ गई G1 और G2, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, let the tangents to S at E1 and E2 meet at E3 and then the tangents to S at F1 F2 meet at F3। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इस तरह से मैंने 3 कॉर्ड्स बना ली। फिर मैं क्या करूँ कि हर एक कॉर्ड के लिए उसके एंड पॉइंट्स पे टैंजेंट्स ड्रॉ करूँ। यहाँ पर ड्रॉ किया, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को E3 बोल दिया। इसके लिए मैंने एंड पॉइंट्स पे ड्रॉ किया, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने F3 बोल दिया। इसके लिए मैंने ड्रॉ किया, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने G3 बोल दिया। तो इस तरह से मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। अब क्या करना है, मुझे प्रूव करना है द पॉइंट्स E3 F3 और G3 जो किस कर्व में लाई करी, ये मुझे फाइंड आउट करना। अब इसका एक प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक सर्कल पॉइंट है 1,1 0,0, एक कॉर्ड ये होगी, दूसरी कॉर्ड ये। मैंने यहाँ से टैंजेंट्स ड्रॉ किए, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसको यहाँ से ड्रॉ किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। फिर एक यहाँ पर इनके बीच में होगी, यहाँ पर टैंजेंट्स ड्रॉ करो और यहाँ पर टैंजेंट्स ड्रॉ करो, ये इसका तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। अब अगर मेरे पास जो सबसे पहले तो ये मेरे पास E1 हो गया और ये मेरे पास E2 हो गया। अब E1 E2 को फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे। एक चीज़ देखो कि अगर ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है और 1,1 से पास करें तो इनके दोनों के जो y कोऑर्डिनेट्स हो गए वो भी 1,1 हो गए। y कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो फिर
क्योंकि इनके y कोऑर्डिनेट्स 1,1 तो 1 यहाँ पुट किया तो मेरे पास x की वैल्यू ±√3 आ जाएगी। तो इसके मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए -√3,1 और इसके मेरे पास आ गए +√3,1। तो इनके कोऑर्डिनेट्स मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब क्या करना है, अब मुझे इन f1 और f2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने स्टार्ट करते हैं। अब ये चीज़ देखो, क्योंकि अगर इस पॉइंट से ये पास कर रहे हैं, मतलब कि 1,1 से पास करें पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब कि इनका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 1 होगा। अब अगर एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो वाई कोऑर्डिनेट ±√3 हो जाएगा। तो फिर इसका मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट -√3, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट +√3। तो इस तरह से मुझे इसके भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आगे कैसे बढ़ेगी कि मुझे इनका ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ तो फिर इसकी रेडियस मेरे पास 2 है, इसकी रेडियस मेरे पास 2 है, फिर क्या है, इतनी लेंथ √3 थी, इतनी भी लेंथ √3 है, तो टोटल लेंथ 2√3 हो जाएगी। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो 2√3। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। बीच का एंगल फाइंड आउट करने से क्या होगा, मैं बीच का एंगल फाइंड आउट कर लूँगा तो फिर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा, ये वाला एंगल पता चल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री लगा कर मैं ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ, जिससे मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, अब एंगल फाइंड आउट करना है तो मैं सारी साइड्स में डिवाइड बाय 2 भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो 1,1√3। अभी किस एंगल के लिए 1,1√3 होता है, अगर मैं बीच में एंगल 120 डिग्री कर दूँ तभी अगर मैं कोसाइन रूल लगाता हूँ तो फिर मेरे पास जो तीसरी साइड आती है वो √3 के बराबर आती है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि बीच का एंगल 120 डिग्री है, और अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो फिर इसका हाफ कर दो, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे इतना पता चल गया कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। आगे चलते हैं, इसकी एक साइड 2 है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, मुझे ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे, बेस मुझे पता है, हाइपोटेनस मुझे फाइंड आउट करनी है। तो cos ऑफ 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 डिवाइड बाई हाइपोटेनस। cos ऑफ 60 डिग्री होता है 1/2, 1/2 के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस मेरे पास आ जाएगी 4, हाइपोटेनस मेरे पास आ जाएगी 4। तो ये मेरे पास आ गई 0,4, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, मतलब कि अब ये चीज़ देखो कि इसके कोऑर्डिनेट्स -√3,1, इसके कोऑर्डिनेट्स √3,1, इसके कोऑर्डिनेट्स 1, -√3, इसके कोऑर्डिनेट्स 1, √3। मतलब कि यहाँ पर जो कहानी चल रही है उसकी सिमेट्रिक यहाँ पर भी कहानी चल रही है। तो इसका मतलब है कि अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,4 है तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 4,0 होगा। तो जी ये वाला पॉइंट भी पता चल गया, ये वाला पॉइंट भी पता चल गया। अब मेरा लास्ट काम बच गया कि मुझे G1, G2 और G3 फाइंड आउट करने हैं। वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब जो भी मेरे पास मुझे G1, G2 और G3 फाइंड आउट करना है वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो मेरे पास लाइन है G2 और G3, जो मेरे पास लाइन है G1 और G2 वो किससे पास कर रही है, 1,1 से पास कर रही है और उसका स्लोप -1 है। तो फिर अगर कोई लाइन 1,1 से पास कर रही है, स्लोप -1 है, तो वो इस फॉर्म की होगी। 1,1 को इसमें पुट कर दो तो x + y = 2, ये मुझे लाइन पता चल गई। ठीक है, लाइन पता चल गई, इसको मैं इससे सेटिस्फाई करवा देता हूँ। x² + y² = 4, इसको यहाँ पुट करो, x² प्लस थोड़े एरिया साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करवा देते हैं। जैसे यहाँ रखूँगा तो x² प्लस इसका स्क्वायर = 4 के बराबर हो जाएगा। इसको एक्सपैंड कर देते हैं तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर x² + x² 2x² माइनस 4x, 4 से 4 कैंसिल आउट तो = 0, मतलब कि 2x² = 4x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x² = 2x। x की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई और 2 आ गई। मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, x = 0, x = 2। इनके सिमेट्रिक अगर x 0 है तो y 2 आ जाएगा, और अगर y 0 है तो x 2 आ जाएगा। तो मेरे पास इनकी सिमेट्रिक वैल्यूज़ आ गई। तो मतलब कि जो मेरे पास G1 होगा वो 0,2 होगा, और जो मेरे पास G2 होगा मेरे पास 2,0 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बस 0,2 और 2,0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ देखो, मुझे G1 और G2 पता चल चुका है, और G1 और G2 की लोकेशन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ 0,2 पे, तो वो एक
लाइन आएगी जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी, और अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ 2,0 पे, जो ओरिजिनली यहाँ पर नहीं यहाँ पर आना चाहिए 2,0 पे, तो एक लाइन इस तरह से बनेगी। तो एक मुझे ये वाली लाइन पता चल गई, ये वाली लाइन पता चल गई, तो जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 2,2 ही होगा। ठीक है, तो फिर मुझे क्या पता चला कि E3 मुझे ये इसके बराबर है, F3 इसके बराबर है, और जो मेरे पास G3 है वो इसके बराबर है। ये मेरे पास E3 है, F3 है और G3 है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये तीनों पॉइंट्स किस कर्व पे लाई करते हैं। कर्व में आपको बता दे तो कौन से दे रखे हैं। फर्स्ट कर्व है x + y = 4, x - 4 का स्क्वायर, y - 4 का स्क्वायर बराबर 16, x - 4 × y - 4 = 4 और xy = 4। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो x + y = 4, x + y 4 के बराबर है। तीनों ऑप्शंस में x + y 4 के बराबर आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिमेट्री का यूज़ हो रहा है और ट्रिग्नोमेट्री का भी हमने थोड़ा यूज़ किया। तो इस वाली प्रॉब्लम में अगर एक चीज़ देखो, तो अगर आप इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करने जाते हैं, टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ये सब करते हैं, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन का यूज़ किया, सिमेट्री का यूज़ किया और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया, जिसकी हेल्प से आप इस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते, तो ये हम यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलिप्स के PYQs करने वाले जी एडवांस के। बाय।